नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा। यस एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और दृष्टि आँख वाली मैगज़ीन का ये अगला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। माहिर मिशन ऑन एडवांस एंड हाई रिसर्च। देश में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित ये एक माहिर ऐप बनाया गया है। ठीक है, और माहिर का नाम मतलब ये जो ये बनाया गया है ऊर्जा क्षेत्र के लिए, तो माहिर नामक मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक, ये ऊर्जा क्षेत्र के लिए खास करके। और कब लॉन्च किया गया है? तो जून 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया इस नाम से, और केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, नवीन मंत्रालय तथा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसे शुरू किया गया। अब ये 2023-24 से लेके 27-28 तक, मतलब ये 5 वर्षों के लिए यह माहिर ऐप ये बनाया गया है। ये याद रखिएगा, इतना ही हमें इसमें इसके बारे में जानना है कि ये माहिर किस डिपार्टमेंट से या किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देश में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित यह एक बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा प्रतिवर्ष ये जारी होता है। ठीक है, इसका प्रथम संस्करण जो हुआ था वह 2019 में हुआ था। ठीक है, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, याद रखिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाता है और उसी दिन यह रिपोर्ट जारी हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 जून 2023 को जारी हुई थी। 22-23 का ये आपके सामने है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा ये 2022-23 का जारी किया गया था। याद रखिएगा, इसमें 5वां संस्करण है ये। अभी तक 4 हो चुके थे और ये 5वां था। इसमें फर्स्ट रैंक पर जो आया है, ठीक है, वो केरल है। आपको 1-2 याद रखिएगा, फर्स्ट में केरल है, सेकंड में पंजाब है, और बड़े राज्यों में बिहार 19वें स्थान पर है। ठीक है, कुल प्रांतों के आधार में शीर्ष छोटे राज्य 3 ही हैं, जिसमें फर्स्ट राज्य काउंट किया गया है गोवा। तो आपको एक याद रखना है, फर्स्ट कौन है? केरल, और छोटे राज्यों में कौन है? फर्स्ट गोवा। एक ये याद रखिएगा। और छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 14.5 अंकों के साथ मिजोरम अंतिम स्थान पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट नंबर पर है। ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। निष्पाद ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 2021-22 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र द्वारा। तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग PGI, ठीक है, यह इसके लिए जारी होता है। और सूचकांक सर्वप्रथम, मतलब यह स्टार्टिंग हुआ था 2019 से। ठीक है, वर्ष 2021-22 के लिए यह जारी किया गया है, और ये राज्य या संघ क्षेत्र से संचालित संशोधित किया गया है, और जिसे PGI 2.0 के रूप में भी कहा गया है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसमें तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग के बजाय ग्रेडिंग प्रदान की गई है इस बार, और 10 ग्रेडों में इसे दिया गया है। और उच्च ग्रेड को दक्ष कहा गया है, और सबसे छोटा वाला ग्रेड को कहा गया है आकांक्षी 3। ठीक है, इस हिसाब से आपके सामने है, देखिए। और खास करके इसमें कहा गया है कि PGI 2.0 में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। तो मतलब ये दक्ष किसी को नहीं मिला, उत्कर्ष किसी को नहीं मिला है, लेकिन
आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रेमचंडी, मतलब इसमें चंडीगढ़ प्रचेष्ट में 2 में चंडीगढ़ पंजाब को शामिल किया गया है। और अगर आप यूपी की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आकांक्षी 2 में उत्तर प्रदेश का स्थान है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है NIRF इंडिया रैंकिंग 2023। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे शॉर्ट फुल फॉर्म बोलते हैं, शुरुआत इसकी 29 सितंबर 2015 को की गई थी। ठीक है, और इसका प्रथम जो संस्करण था वो अप्रैल 2016 में जारी किया गया था। अब ये 5 जून 2023 को अनाउंस हुआ। ठीक है, 2023 का, और ये 8वां संस्करण था, याद रखिएगा 8वां संस्करण था। और इसमें 5 श्रेणियों में इसे रैंकिंग दिया जाता है, समग्र, ऑल ओवर, फिर कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और नवाचार, इनोवेशन। ठीक है, इस तरह 8 विभाग, कुल 8 सब्जेक्ट इसमें डिसाइड किए गए हैं, उनके हिसाब से उन्हें रैंकिंग दी जा रही है। और 3 विशिष्ट बदलाव भी किए गए हैं इसमें, ये याद रखिएगा। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, नवाचार क्षेत्र, वास्तुकला, और इन तमाम चीज़ों के बाद 2019 से 23 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला है, याद रखिएगा। देखिए, फर्स्ट रैंक अगर इंडिया में देखा जाए तो IIT मद्रास को मिला। ठीक है, और 5th रैंक IIT कानपुर को मिला। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी में कोई है नंबर 1 में, तो IIT कानपुर है, और इंडिया लेवल पर मद्रास है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन। अब नया संसद भवन बना है तो बहुत महत्व है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। एडविन लुटियस एवं हर्बर्ट बेकर ने सेंट्रल विस्टा परिषद की परिकल्पना की थी। उद्घाटन कब हुआ था? 1931 की बात हो रही है, किया गया था, याद रखिएगा। किसने किसने की थी? तो एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर, इन्होंने सेंट्रल विस्टा परिषद की परिकल्पना की थी और वर्ष 1931 में ये अनाउंस किया था। और संसद भवन सेंट्रल विस्टा केंद्र में ही वशिष्ठ है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो 28 मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन का उद्घाटन किया। कब किया? तारीख याद रखिएगा, 28 मई संसद भवन का उद्घाटन किया। और इसी समय क्या किया गया है? 75 रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी हुआ है, 75 रुपीज़ वाला, ये खास याद रखिएगा। फिर लोकसभा कक्ष स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में सेंगोल भी स्थापित किया गया है। अब अभी तक ये सेंगोल नहीं था, अचानक सेंगोल आया, बड़ी चर्चा हुई, आप सभी जानते हैं। नए संसद भवन डिजाइन अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, आर्किटेक्ट फॉर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था। और ये त्रिभुजा आकार का है। किस आकार का है? त्रिभुजा आकार का है, और लगभग 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिए। 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं इसमें, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अभी आपको सभी को पता है कि कुछ लड़कों द्वारा जो वहाँ कलर बम फेंका गया था, तो ये द्वारों की चर्चा हो रही थी मीडिया न्यूज़ में। फिर बाद में उसमें बदलाव किए गए कि कौन कहाँ से एंट्री ले सकता है। तो ये द्वार याद रखिएगा कि 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ठीक है, लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 888 सीटें हैं, और राज्यसभा की 384 सीटें हैं, मतलब वहाँ बैठ सकते हैं। सीटों की बात थोड़ी है, सीटिंग की। ठीक है, तो सदस्य मतलब 888 लोकसभा में और 384 राज्यसभा में बैठ सकते हैं, इतनी सीटें हैं। नए संसद भवन के लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पीकॉक पर आधारित है।
ठीक है। जबकि राज्यसभा का अंतरिम हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प कमल लोटस के ऊपर आधारित है। ये याद रखिएगा कि लोकसभा पीकॉक ऊपर है और राज्यसभा लोटस के ऊपर है। और इनके साथ ही नए संसद भवन का प्रांगण, याद रखिएगा प्रांगण राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, बनियन ट्री जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर आधारित है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब संसद भवन में सेंगोल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि संसद भवन में जो सेंगोल है, तो 14 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ, मतलब संध्या की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या में एक पवित्र सेंगोल का निर्माण किया गया और तमिल अधिनियम द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया सत्ता के हस्ताक्षरण के लिए। पहले वहाँ तमिलनाडु में ये, वहाँ राजा, एक राजा दूसरे राजा को जब राजगद्दी देता था तो इसके साथ में ये सेंगोल भी दिया करते थे। उसी तरह ये एक शुरू किया गया और 1947 में ये लंबाई इसकी 5 फीट की थी। ठीक है। और इसमें सोने की परत चढ़ाई गई थी। 14 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू द्वारा सेंगोल प्राप्त करने के बाद इसे इलाहाबाद के संग्रहालय, वर्तमान में जो प्रयागराज है, वहाँ पर रख दिया गया और उसके बाद में उसकी कभी भी चर्चा, कहीं भी चर्चा नहीं हुई है, ये हमें सबको पता है। लेकिन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में इसका उद्घाटन किया। ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल की स्थापना की गई और उसी दिन सबको पता चला कि ये सेंगोल क्या चीज़ है। बहुत लोगों को उस दिन पता चला है क्योंकि कहीं जिक्र इसका था नहीं। इसलिए वर्ष 1947 को सेंगोल को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन की स्थापित किया गया। ठीक है। तब की बात हो रही है। भगवान शिव, अब खास याद रखिए, भगवान शिव और पवित्र बैल नंदी नक्शाकारी के माध्यम से चित्रित किया गया है। इसमें तमिलनाडु में चोल राजाओं, कौन से राजा? चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान ये एक राजा दूसरे राजा को सौंप के जाता था। ठीक है। और सेंगोल की स्वीकृति उत्तरदायित्व के साथ शासन के अधिकार को प्रदर्शित करता है। मैंने आपको जैसे बताया कि एक राजा दूसरे राजा को ये सेंगोल सौंप के जाता है, उस हिसाब से ये बनाया गया है और इसे वापस लाया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उड़ान 5.2 वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार, कब? वर्ष 2016 में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, नेशनल सिविल पॉलिसी की घोषणा की। ठीक है। और इस महत्वपूर्ण घटक उड़ान योजना, उड़ान का पूर्ण रूप है उड़े देश का आम नागरिक। यह क्योंकि सभी लोग प्लेन का टिकट उस समय में अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से ये एक पहल शुरू की गई और अप्रैल 2017 में उड़ान योजना के अंतर्गत पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के बीच प्रारंभ की गई थी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि उड़ान के बारे में बताइए, तो फर्स्ट फ्लाइट शिमला से दिल्ली की गई थी। तो 21 अप्रैल 2023 को उड़ान 5.0 की शुरुआत की गई। 24 मई 2023 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कि जहां हेलीकॉप्टर द्वारा कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, तो उस क्षेत्र में शुरुआत की गई है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी जगहों में हेलीपैड बनाकर वहाँ पहुँचने की कोशिश की। जैसे आप एग्जांपल दे दें, हम केदारनाथ, आपको अगर केदारनाथ जाना है तो आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, वैष्णो देवी जाना है तो हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। ये इस पहल में शुरुआत की गई है। ठीक है। तो क्षेत्र में मतलब ऐसी ऐसी जगहों में पहुँचने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। ठीक है। 25 जुलाई 2023 को केंद्रीय नागर विमान मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो मध्य प्रदेश में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया और उसी अवसर पर 5.2 योजना हेली सेवा ऐप भी लॉन्च कर दिया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा कौन है इसके मंत्री, तो मंत्री इसके ज्योतिरादित्य सिंधिया।
चलिए आगे देखते हैं कर्नाटक विधानसभा का चुनाव। तो कुछ कुछ चीज़ें ही याद रखना है इसमें कि कर्नाटक विधानसभा का चुनाव, ये कौन सा नंबर का चुनाव विधानसभा इलेक्शन था? 15 नंबर का। और विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 224। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें कांग्रेस ने बहुमति हासिल की है और सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। ये मेन चीज़ें कुछ याद रखी हैं, बाकी डिटेल्स की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23 वर्ष 2022 में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा समुद्रगुप्त की शुरुआत की गई थी। समुद्रगुप्त की शुरुआत की उद्देश्य था कि हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना था। तो इस तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23 में शुरू किया गया। तो हुआ ये है कि 13 मई 2023 को लगभग 2500 किलो मेथकेटामाइन मतलब ये जब्त किया गया। और ये बहुत ही बड़ा एक ड्रग्स का रैकेट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग है ये बताया गया है, और इसे जब्त किया गया है। ठीक है, और अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक जो केंद्रीय तंत्रिका को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, जिससे अगर सही मात्रा से ज़्यादा ले लिया गया तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है। तो इसके बारे में खाली इतना याद रखिएगा कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त नशीले पदार्थ को हिंद महासागर में जो उसकी तस्करी हो रही है उसे रोकने के लिए बनाया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र पूछा जाने वाला सवाल, फर्स्ट टाइम हुआ है। तो पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र स्थापना चंडीगढ़ प्रशासन और इंडियन एयरफोर्स की दोनों के साथ परियोजना में माध्यम से शुरू किया गया। तो 8 मई 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है चंडीगढ़ में। इंडियन एयरफोर्स ने गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक शुरुआत की गई है। तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, गौरवशाली पहुंचाने के लिए। और इसी से यह भारत के जो युवा हैं वो इंडियन एयरफोर्स में जुड़े, उसके लिए प्रेरित हों, इसके लिए भी ये बनाया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स लड़ाकू क्षमताएं, फिर मानवीय सहायता, आपदा राहत के लिए निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित भी करेगा वहाँ पे। ठीक है, कि कौन कौन से बहादुर सैनिक थे, फाइटर प्लेन चलाने वाले थे, कौन फर्स्ट थे। ठीक है, लेडीज़ कौन फर्स्ट थी। आज आप देख ही रहे हैं कि इस फील्ड में महिला भी जा रही हैं। ठीक है, चलिए मणिपुर हिंसा से कुछ खास सवाल आने वाले नहीं हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे अभी। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया जाए कि मणिपुर 3 राज्यों नागालैंड, असम और मिजोरम सीमा साझा करता है, और एक तरफ म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं। ठीक है, और इसमें राज्य में एक तरफ घाटी है और एक तरफ पहाड़ी है, में इस तरह विभाजित किया जा रहा है, जिसमें नगा और कुकी चिन इन दो समुदाय, मतलब मैतेई, नगा और कुकी समुदाय में आपस में जो भिड़ंत हुई थी उसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पढ़ने के बहुत ही टाइम वेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात कि इसमें से सवाल बनने वाले नहीं हैं, इसलिए। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय विनिर्माण सर्वेक्षण 2021-22। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS। ठीक है, क्या है ये? तो 27 अप्रैल 2023 को 2021-22 में जारी किया गया था इसे फर्स्ट टाइम। और फर्म स्तरीय सर्वेक्षण है। नवाचार की क्षेत्रीय प्रणाली भी इसी को ही कहा जाता है।
और इसमें कुछ राज्यों को रैंकिंग दिया गया है, ठीक है। तो इसमें साउथ के हैं, और अगर यूपी की बात करें, देखिए फर्स्ट रैंक पर है कर्नाटक और 8वें रैंक पर है यूपी। एक ये याद रख सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सवाल। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जल निकायों की प्रथम गणना। भारत में अब ये क्यों जरूरी है? आप सभी जानते हैं कि गर्मियाँ आते ही पानी की समस्या कितनी बढ़ जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये काउंटिंग की गई है। जैसे जनसंख्या काउंटिंग होती है, पशु जनगणना काउंटिंग होती है, उसी तरह ये जाति जनगणना होती है, उसी तरह ये जो काउंट किया गया। तो भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है, और वैश्विक जल संसाधनों का मात्र 4% ही भारत में है। कितना? आपसे पूछा जाए तो विश्व का 18% जनसंख्या यही है, लेकिन विश्व का पानी जो है वो 4% ही भारत के पास है। तो कहीं ना कहीं समस्या तो होगी, ठीक है। और अप्रैल 2023 में भारत के जल निकायों की पहली गणना की रिपोर्ट आई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल निकायों हेतु एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए तैयार किया गया है, और इससे ये पता चलता है कि 24,24,540 जल निकाय भारत में हैं। मतलब ये समझिए कि 97.1% ग्रामीण में है और 2.9% शहरों में है, और जिसमें शीर्ष 5 राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम इस जल निकायों के मामले में नंबर 5 में ये हैं, ठीक है। अब देखिए 5 राज्य: पश्चिम बंगाल, शहरी क्षेत्रों में फर्स्ट पश्चिम बंगाल और दूसरा तमिलनाडु, और तीसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो पश्चिम बंगाल शहर और ग्रामीण में दोनों में नंबर 1 है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर है, ये याद रखिएगा। कुल जल निकायों के 75% मानव निर्मित और 22% प्राकृतिक जल निकाय हैं, याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल यूपी में ये 2,45,087 दर्ज की गई है। मतलब ये काउंटिंग है जल निकायों की यूपी में, ठीक है, जिसमें 97.98 ग्रामीण में है और 2.02% शहरों में ये कहा गया है। नेक्स्ट है केरल, जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। अब क्यों तैयार किया गया है? तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं पानी की समस्याएं बहुत हो जाती हैं। आप इसके बारे में कावेरी नदी जल विवाद भी आपने सुना है बहुत अच्छी तरह से। उसी तौर पर ये किया गया। तो 17 अप्रैल 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ये जल बजट प्रस्तुत किया। भारत में पहली बार केरल सरकार द्वारा गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए जल बजट अपनाया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, तो इस बार 22 से 24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के 4 चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना की जाएगी। कितने? 4। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और यूपी, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति में नीचे दिए गए 4 राज्यों में से कौन से राज्य में नहीं है या तो कौन से राज्य में है, उसमें आ सकता है ये सवाल, ठीक है। तो अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी मिली, ठीक है। और
चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्ष, याद रखिएगा क्या बोला गया है, अगले 25 वर्ष में 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? नेक्स्ट 25 साल के अंदर। और वर्ष 2023 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में वर्तमान में जो 11 बिलियन है उसे 50 बिलियन तक 2023 तक में अमेरिकी डॉलर में वृद्धि करना है। ये एक टारगेट रखा गया है। तो इस तरह के टारगेट जो बताए जाते हैं वो भी जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। तो विश्व भर में पुस्तक ग्रामों की पाठक मतलब पूरे विश्व में पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे। लेखक और पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया जा रहा है इसको। ठीक है, तो पुस्तक ग्राम एवं एक शक्तिपूर्वक एवं प्रेरणादायक वातावरण में सृजन हो रहा है जो सृजनात्मक को बढ़ावा देगा। तो इसी तौर पर अप्रैल 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार शीघ्र ही जम्मू और कश्मीर में, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में बांडीपोरा जिले में अरगम गांव में भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम, इंडिया लार्जेस्ट बुक विलेज बन जाएगा। इसका घोषणा की गई है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिएगा। अब आपसे भारत का पूछा तो विश्व के बारे में बोला गया है। तो विश्व में बताया गया है हे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर है, वर्ल्ड फर्स्ट बुक टाउन। कहाँ पर है? वेल्स, यूनाइटेड किंगडम, यूके में है। जैसे हमने भारत के बारे में आपको बताया उसी तरह ये वर्ल्ड का है। ठीक है, और मई 2017 में भिलार गांव जो महाराष्ट्र के सतारा में है, जिले में है, वो देश के पहले पुस्तक ग्राम के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, लेकिन अप्रैल 2022 में झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय देश का पहला जिला बना था। ये भी एक सवाल है स्टैटिक पार्ट की तरह में कि झारखंड का एक जामताड़ा जिला है, हर गांव में पुस्तकालय देश के पहला जिला बन गया था। केरल के धर्मद, याद रखिए ये केरल के धर्मदम में पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इस तरह ये 3 से 4 क्वेश्चन एक ही चीज में आपको शामिल किए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में थोड़ा जानते हैं कि 4 राज्यों में फैला हुआ है। ऊपर से देखें तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे प्राचीनतम, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है, ये याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए जियोग्राफी का सवाल है तो आप बता सकते हैं इसे। और भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिषद मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को होता है और इसकी शुरुआत हरियाणा के टिकली गांव से शुभारंभ किया गया था। ये खास याद रखिएगा, हरियाणा के टिकली गांव से किसकी चीज़ की? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की गई है। और इसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 से 27। देखिए 22 से 27 की बात की गई है। ठीक है, और ख़ास करके यूपी, अगर आप पेपर दे रहे हैं ARO का या तो UPPCS, तो ये सवाल याद रखिएगा आप। ठीक है, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 से 27। अब क्या है इसमें? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2022 से 27 को मंजूरी प्रदान की गई है, जो अगले 5 वर्ष तक, या तो जब तक नई नीति नहीं आप प्रभावित होती
तब तक के लिए लागू रहेगी, ये बताया गया है। तो आपसे खाली एक चीज़ याद रखना है, इसका कितने सालों के लिए है, 5 वर्षों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, ये तो सभी को पता है। तो 4 राज्यों, प्रत्येक राज्य में कुल वैधता मतलब न्यूनतम 6% का मत मिलना चाहिए, ये कहा जाता है। और लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जिनके पास होंगी उनको यह प्रदान किया जाता है। तो देश में अभी कुल 6 पार्टियां हैं देश लेवल पर, वो आपके सामने नाम लिखा है। कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीआई जिसे बोलते हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी है, और आम आदमी पार्टी छठी बन गई है। ये याद रखिएगा, कुल 6 पार्टियां हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के एक सीमावर्ती गांव किबुक्तू से लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है, कब लॉन्च किया है और किसने लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा। 10 अप्रैल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। यह केंद्रीय द्वारा शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है जो 2022-23 से लेके 25-26 तक के लिए प्रदान किया गया है। अब इसमें 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड तथा संघ प्रदेश लद्दाख के उत्तर सीमा सेट में 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गांवों में समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है, डेवलपिंग के लिए। और इसमें पहले चरण में 662 गांवों को शामिल किया, जिसमें से केवल 455 तो अरुणाचल प्रदेश के गांव हैं। अब ये किस उद्देश्य से ये किस उद्देश्य से लिया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? एक्चुअली में आप देख रहे हैं कि ये जो बॉर्डर के राज्य हैं, कहीं ना कहीं चाइना इसमें दखल अंदाजी कर रहा है। तो इन गांवों को बॉर्डर बनाना, गांव को डेवलप करना, हर तरह से, मतलब कि वो इंडिया के विलेज हैं उस हिसाब से उन्हें पूरा डेवलप करना, ये सारी चीज़ें इसमें पहल की गई है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करना, बहुत सारे क्या होता है कि पलायन कर जा रहे हैं, तो उन पलायनों को भी रोकना है, ये भी जरूरी है, ठीक है। गांव से लोगों के पलायन को रोकना भी है और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी ये कार्यक्रम रखा गया है। तो ये कुछ पॉइंट है, आप इन पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी पॉइंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ जो हैं, क्या है, पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानून सहायता, ठीक है। इसको मापने के लिए कि किस राज्य में सबसे अच्छा है, वो उसके लिए ये रिपोर्ट निकाली जा रही है और ये 3रा संस्करण है। पहला संस्करण कब निकाला गया था? तो पहला निकाला गया था 2019 में, ठीक है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य और छोटे राज्य, इस तरह रैंकिंग की गई है। तो बड़े राज्यों के रैंकिंग में कर्नाटक फर्स्ट है और उत्तर प्रदेश अंतिम है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश लास्ट है, मतलब 18वीं रैंक है। और छोटे राज्यों में सिक्किम फर्स्ट है और गोवा लास्ट है। बस इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। ये चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि कर्नाटक नंबर 1 है, इधर यूपी 18वें रैंक पर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, MV गंगा विलास
विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, विश्व का, ठीक है। तो क्या है इसमें खास, ऐसा क्या है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? तो 12 अप्रैल 2016 से। जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 111 जल मार्गों, कितने जल मार्ग को, बहुत सारे नए जोड़े गए हैं। तो 111 जल मार्गों को, जो 5 वर्तमान और 106 नए, ठीक है, 5 वर्तमान में है और 106, 5 वर्तमान में है और 106 नए हैं, उनको राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ने के लिए घोषित किया गया है। 24 राज्यों में विस्तृत, कुल लंबाई इसकी करीब करीब 20,775 किलोमीटर की होगी, ये बताया गया है, ठीक है। और 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज को लॉन्च किया था, MV गंगा विलास। और कहाँ से? वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई थी, बनारस से। और 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल में जाकर इसे पूर्ण होना है। मतलब ये बनारस से चल के असम तक जाएगी, ये इस तरह से बताया गया था इसमें। ये लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा है, सीधा सीधा सवाल है। और बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। आगे देखते हैं। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक इसमें शामिल थे। और गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालन कौन कर रहा है? मेसर्स, ये नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तभी याद रख लीजिए, मेसर्स अतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। एक खाली नॉर्मल याद रखिए इतना ही कि केरल उच्च हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि उस तरफ जितने भी राज्य हैं साउथ की तरफ, वो क्षेत्रीय भाषाओं को बहुत महत्वता देते हैं। तो ये उस हिसाब से भी ये माना जा सकता है। अब नेक्स्ट है, हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। ये याद रखिएगा, सवाल पूछ लिया गया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म 8 नंबर का प्लेटफॉर्म है, जहाँ तक मुझे याद है, तो 8 नंबर का प्लेटफॉर्म है ये। दक्षिण पश्चिम रेलवे में ये आता है। कहाँ पर है ये? हुबली, धारवाड़, कर्नाटक में। धारवाड़ की चट्टानें जो आती है ना, वहाँ की बात हो रही है। तो ये वहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 8, देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 8 विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म में दर्ज हुआ है। ठीक है, नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है और लंबाई इसकी कितनी है? 1507 मीटर है। ये याद खास रखिएगा। देखिए, अब विश्व के 5 सबसे लंबे प्लेटफॉर्मों की बात करें तो देखिए, फर्स्ट नंबर आपके सामने ही है। पहले गोरखपुर जंक्शन था यूपी का, जो 1366.33 मीटर था, जो इसने कर्नाटक ने नंबर ले लिया। फिर बाद में केरल का तीसरा नंबर में, फिर पश्चिम बंगाल का चौथा, और 5वां नंबर है शिकागो अमेरिका में। स्टेट स्ट्रीट सबवे ये वहाँ का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। 5G तकनीक, अब क्या है ऐसा कुछ खास? तो 112 सर्वाधिक अल्प विकसित, याद रखिएगा 112 अल्प विकसित जो जिले हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी ने 2018 से इसे अनाउंस किया था
और कि इसमें यूपी के कुल 8 जिले शामिल हैं। विदिशा, ठीक है, आकांक्षी जिलों में यूपी के कितने हैं? 8। अब 13 जनवरी 2023 को विदिशा 5G पूर्ण मामलों में की जन्म स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बना है। और विदिशा कहाँ पर है? विदिशा मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। इन्हें कुछ जिले ऐसे हैं कि जिन्हें सही में डेवलपिंग की बहुत ही ज़रूरत है, तो उन जिलों को पसंद किया गया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यूपी के जिले जो हैं बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र, ये कुछ लिए गए हैं। आगे देखते हैं, कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। ठीक है, आज किसी को संविधान के बारे में पता है नहीं है, जो पढ़ाई कर रहा है उन्हें तो पता ही है, लेकिन संविधान की दुहाई देने वाले बहुत होते हैं। लेकिन आपके सामने दिख रहा है कि कोल्लम एक है जिला जो संविधान, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला हो गया है। 70 वर्ष से अधिक समय बाद अधिकतर नागरिक इसके मूल्य एवं इसके दस्तावेज में समाहित परिचित नहीं थे, तो परिचित कराए गए हैं। उनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जो 100% हो गए हैं। तो नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके, इस उद्देश्य से यह शुरू किया गया था। तो 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई थी इसकी घोषणा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तो वर्ष 2047 तक, 2047, मतलब भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब कि 2047 तक में भारत ऊर्जा स्वतंत्र पैदा कर सके, उस हिसाब से ये फाइनल किया गया है। और एक और निर्धारित किया कि वर्ष 2070 तक में क्या है, नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। मतलब कि टोटली जीरो हो जाए, उस हिसाब से 2070 तक में रखा है, ये याद रखिएगा। 2 टारगेट आपको सामने हैं, वर्ष 2047 और 2070, जो पूछा जा सकता है उस हिसाब से सवाल आपके सामने है। फिर एक है वायनाड। वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है। बुनियादी दस्तावेज डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? तो देखें, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल हैं। ये बेसिक सुविधाएं सबको मिल गई हैं उस जिले में, ये अनाउंस किया गया है। ठीक है, वायनाड आई थिंक राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र भी है, ये मान सकते हैं। ठीक है, इतना ही याद रखना है। और नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। ठीक है, तो क्या है ये? 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने इसे आधारित देश में सबसे बड़े तरल अपकरण उपकरण का उद्घाटन किया। तिरुपति स्थित विनायक सागर झील में पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। मतलब उस झील का जो जल है उसे वापस से हम इस्तेमाल कर सकें, इसलिए ये एक परियोजना बनाई है। ठीक है, ये ऊर्जा के क्षेत्र में ही एक सबसे बड़ा कदम उठाया गया है वहाँ पे, याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं
केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। केरल, आपने बहुत सारी जगह केरल केरल का सुना है सवाल, तो बना है तो आएगा पेपर में, केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य 24/7। क्या है इसमें खास, तो देखिए 7 जनवरी 2023 को डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। और गौरतलब है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। ठीक है, पहला जिला बना था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट कार्यक्रम, तो स्मार्ट विस्तारित रूप से स्कोप ऑफ मेंटिपिक आयुर्वेदिक रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, ये इस फील्ड के लिए, मतलब आयुर्वेदिक वेद फील्ड के लिए ये घोषित किया गया है। तो 2 जनवरी 2023 में आयुर्वेदिक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम का प्रारंभ शुरुआत की गई थी। इतना ही याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। नमस्कार।